साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को अब पता चल ही गया होगा कि सीटेट दिसंबर है ना, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जो सीटेट दिसंबर 2023 में होना था उसका नोटिफिकेशन आ गया है साथियों। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पे हमारा वीडियो डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। अम, आप सभी साथियों का सीटेट में अच्छा रिजल्ट है ना, ये सोच करके आप एग्ज़ाम का तैयारी करिए, ठीक है साथियों। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, है ना, इसको अपन कल देख लिए थे, वाइगोस्की वाला। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है क्या, लॉरेंस कोलरबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है ना साथियों। क्योंकि इस बार का सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है इसका डेट भी आ गया है, क्योंकि एग्ज़ाम होना है आपका अभी नवंबर में। आपका पूरा फॉर्म भरा रहा है और पूरा 1 महीने का समय है आपके पास, है ना, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम लेगा, ठीक है साथियों। तो अपन हम प्रॉपर ही इसी तरह से तैयारी अपना बरकरार रखेंगे, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक को क्लियर करते जाते हैं, एमसीक्यू भी करेंगे इसके बाद से, है ना साथियों, जब ये क्लियर हो जाएगा। और ये है साथियों कि आपको अगर ट्रेड निकालना होगा इस बार का, तो आप अपने पेडोलॉजी में कोशिश करिए कि जो पकड़ है आपका वो अच्छा हो सके, है ना। पेडोलॉजी को अगर समझ गए आप, उसका फंडा समझ गए, तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम इस बार निश्चित है कि क्वालिफाई हो ही जाएगा, है ना साथियों। और हमारे चैनल से बने रहिएगा, हम सीटेट की तैयारी के लिए प्रॉपर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है साथियों। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ये क्या है, लॉरेंस कोलरबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है साथियों। इसको आज देखते हैं। ये जो कोलरबर्ग थे, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसमें से जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पीयू से, है ना। तो इसीलिए इसको देख लेते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लॉरेंस कोलरबर्ग ने 1970 में नैतिक विकास का सिद्धांत का विकास किया था, है ना। ये सन याद रखिएगा। कहाँ के प्रोफेसर थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से, और आया कब था, 1970 में सिद्धांत को दिए थे ना। कोलरबर्ग कहाँ के थे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं। कोलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत इस गुण में सही और गलत की पहचान होती है ना। सही और गलत से संबंधित इनका सिद्धांत दिए थे। अब अगला जो टर्म आता है इंपॉर्टेंट है, नैतिक दुविधा, नैतिक तड़कना और नैतिकता। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों इनके संदर्भ में, है ना, कोलरबर्ग के संदर्भ में। तो नैतिक दुविधा क्या हो जाता है, इसको देखते हैं। सही गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाना, है ना। सही गलत का निर्णय नहीं ले पाना कि हमको क्या करना है, सही क्या है और गलत क्या है, दुविधा में रहते हैं ना। दुविधा में रहेंगे आपको करना है कि नहीं करना है। और नैतिक तड़कना क्या है, इसको देख लेते हैं। सही गलत में से किसी एक का जब चुनाव कर लेते हैं, या तो सही का चुनाव कर लेगा या फिर गलत का चुनाव कर लेगा, सही का चुनाव कर लेगा या फिर गलत का चुनाव कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक तड़कना। जब दुविधा में क्या रहेगा, नैतिक दुविधा क्या होगा, जब जब वह निर्णय नहीं ले पाता है ना, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। और नैतिक तड़कना कब हो जाएगा साथियों, जब वह सही और गलत में से किसी एक को चुन लेता है ना, फिर वो क्या हो जाता है, तड़कना हो जाता है। और नैतिकता के बारे में देख लेते हैं। मोरलिटी क्या हो जाएगा, वह गुण जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है ना। एक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से सही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। उदाहरण के लिए हिंज की कहानी आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस कहानी है साथियों, है ना। अगर मैं कहानी बताने लग जाऊंगा तो आपने अगर डीएड बीएड किया होगा तो हिंज की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी और सुनी होगी, है ना। तो कहानी को अभी नहीं बता रहा हूँ मैं क्या है। और कोलरबर्ग के नैतिकता के 3 स्तर बताए थे, है ना। ये प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, है ना, का स्तर। अब प्राक रूढ़िगत नैतिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश में नाम याद रखिएगा साथियों, है ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका उम्र कितना रहता है, 4 से 10 साल। और फिर ये दूसरे नंबर का हो जाएगा कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 13 तक, है ना। और यहाँ पे लिखना था पोस्ट आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, है ना, यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसका एज कितना रहता है, 13 से प्लस रहता है। अगला देख लेते हैं। अब पहला देख लेते हैं अपना, क्या देखा था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, है ना, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर देख लेते हैं।
तो इस अवस्था में बच्चों को सही व गलत के बारे में पता नहीं होता है। किस स्टेज में पता नहीं रहा? अब बच्चा जैसे देखो 4 से, है ना, जो 4 से 10 साल का है उसको सही गलत के बारे में पता ही नहीं है होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने आसपास में जो इन्वायरमेंट देखेगा, उसको जैसा माहौल मिलता है वैसे वो उस हिसाब से सीखते जाता है ना। ये जो 4 से 10 साल का जो उम्र रहता है साथियों, इसमें नैतिकता का उससे कोई लेना देना नहीं है, बीच-बीच से, है ना। अगला देख लेते हैं, बच्चों में नैतिक तड़कना दूसरे लोगों के बताए गए मानकों के अनुसार होता है ना। अब जैसे अगर 4 से 10 साल का बच्चा है ना, 4 से 10 साल का बच्चा है, तो अगर बच्चे को सही अगर गलत उसको दिशा निर्देश मिलता है ना, सामाजिक तौर पे अगर कोई उसको गलत धारणा बताता है, गलत तरीके से अगर व्यवहार सिखाता है, तो बच्चा आगे जाके वही सीख जाएगा। और अगर एक बच्चा है जिसका नैतिकता उसका कैसे डिसाइड होगा? क्या सामाजिक से, है ना, समाज से, उसके आसपास के वातावरण से, समाज से, सोसाइटी से, है ना, जैसे उसके लोग आसपास में रहेंगे वैसे उसकी क्या हो जाएगी? नैतिकता उसकी विकसित होते जाएगी, है ना। अगर बच्चे को सही हम दिशा के बारे में बताएंगे, सही जानकारियां देंगे, तो बच्चा भी सही चीज़ों को सीखेगा। अगर बच्चे को गलत धारणा पे बड़ा गलत संगति पे अगर उसको मिल गया, है ना, तो वो गलत चीज़ों पे ही वो हो जाएगा, है ना। जो पेरेंट्स रहते हैं इस उम्र में क्या रहता है, माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं, है ना। अच्छा बातचीत करना, कैसे बात करना है, कैसे अगर कोई मेहमान आ रहा है ना, तो उनका मतलब कि चरण छूना है ना, प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, ये सारी चीज़ें हो जाता है ना। तो इसमें वो मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो लोग बच्चे लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है। अब अगला देख लेते हैं, प्राक रूढ़िगत नैतिकता को 2 भागों में बांटा है ना। मतलब इनके 3 टाइप हैं और 3 टाइप के इस तीनों टाइप के ना, जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया, कन्वेंशनल स्टेज हो गया और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, तीनों का क्या हो जाएगा फिर सब एक एक का सब टॉपिक में 2 भाग है। इसके 2 भाग हैं, कन्वेंशनल के भी 2 भाग हैं, है ना, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 भाग हैं। तो टोटल कितने चरण हो जाते हैं? टोटल हो जाता है 6 चरण, ठीक है साथियों, 6 चरण हो जाएगा, 6 चरण हो जाएगा। और भाग कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा 3। और इस 3 चरण के मतलब इस 3 भाग के हर एक भाग के 2 चरण है ना साथियों। अगला देख लेते हैं इसका, इसमें है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, है ना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, है ना। तो इससे इसको समझते हैं ये क्या है। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। इसमें बच्चे का नैतिकता कैसा रहेगा? या तो नैतिकता किस लिए करता है बच्चा? जब बच्चे को या तो सजा से बचना रहता है ना, या फिर डर से करता है। सजा से बचना रहेगा या डर से। अब जैसे एक मास्टर है, मास्टर अपने मतलब कि 7 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है ना, तो बच्चा मास्टर क्या करेगा कि बच्चे लोगों को दे देगा कुछ भी होमवर्क देने के लिए, है ना, घर में कुछ कि बेटा तुम होम ये पढ़ के आना, या होमवर्क कुछ भी दे दिए, है ना। तो अब बच्चा क्या करेगा, ये पहला दिन जाएगा तो वो होमवर्क करके नहीं नहीं लेके गया, है ना। तो जो मास्टर होगा वो बच्चे को पनिशमेंट करेगा, मुर्गा बना देगा या खड़ा करवा देगा कुछ भी, है ना, या फिर डंडे से मारेगा, हाथ से। आजकल तो स्कूल में मारना भी अलाउ नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा मोड़ा वो तो मतलब उसको सजा देगा कुछ ना कुछ ना। तो फिर जब नेक्स्ट दिन अगर उसको जब होमवर्क मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, डर से उस चीज को करके लाएगा, होमवर्क, है ना, कर करके लाएगा। और वैसे ही देख लेते हैं, जैसे अगर घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हैं, है ना, तो बच्चे को जो घर के माता पिता रहेंगे वो उसको सिखाएंगे कि अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनका नमस्ते करना या प्रणाम करना, है ना, पैर छूना। अगर बच्चा उसको नहीं करता है तो उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेहमान के जाने के बाद उसके मम्मी पापा कूटेंगे उसको, है ना, कि जब मेहमान आए थे तो तुमने उसको नमस्ते नमस्ते क्यों नहीं किया, है ना, ऐसे करके। तो यही हो जाएगा, या तो बच्चा नैतिकता किस लिए करता है, डर से करेगा, या तो फिर आज्ञा पालन से करेगा, ठीक है ना। और अगला है संधानात्मक सापेक्षता एवं उन्मुखता। इसमें क्या रहता है कि जैसे को तैसा, है ना, ये चीज पूछा टेट फॉर टैड, ये वाला बात आ जाता है कि जैसे को तैसा। अब क्या है कि ये पूछा जाता है कि जैसे को तैसे की जो अवस्था है ये किसका है ना, ये चीज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये अगर ये ऑप्शन में रहेगा प्री कन्वेंशनल स्टेज का है तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, और कोलर वर्ग है तो कोलर वर्ग है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, इस अवस्था को जैसे को तैसे के भी अवस्था कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार
वह खुद करेगा। मतलब कि अगर कोई बालक है ना, बालक है जैसे तीसरी चौथी में है ना जी, बालक पढ़ रहे हैं जैसे, तो क्या करेगा बच्चा, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का क्या किताब फाड़ दिया या पेंसिल तोड़ दिया है ना, पेंसिल तोड़ दिया या फिर किताब फाड़ दिया, तो क्या करेगा दूसरा बच्चा, क्या करेगा उसका भी, वो अगर उसका पेन तोड़ा है तो उसका भी पेन तोड़ देगा, या मतलब किताब फाड़ा तो वो भी बोलेगा तूने मेरा किताब कैसे फाड़ दिया, मैं भी तेरा किताब फाड़ दूंगा, उसने मेरा पेंसिल तोड़ा तो मैं भी तेरा पेंसिल तोड़ दूंगा। ये वाली भावना रहता है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा व्यवहार, है ना, वही चीज बोल रहा है। अब अगला देख लेते हैं, कन्वेंशनल स्टेज 10 से कितना रहता है, 13 साल का। अब रूढ़ी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत। तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हमको इंग्लिश में नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि इंग्लिश वाला नाम में थोड़ा सा घुमा के पूछता है। इसी इंग्लिश को, ये जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसी को हिंदी में लिख देगा, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ज़्यादा है शुद्ध हिंदी में हो जाता है, इसीलिए आप इंग्लिश वाला नाम को याद रखिएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो कन्वेंशनल स्टेज का क्या होता है कि 10 से 13 साल तक का, है ना। इस अवस्था में देख लेते हैं, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को मानकर अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। अब जैसे इस उम्र में क्या होगा, 10 से 13 साल का है, तो उसके पेरेंट्स या भैया दीदी टीचर उसको मतलब कि सिखाएंगे, है ना, नैतिकता सिखाएंगे कि बेटा मतलब कोई आ रहे हैं घर में तो आप नमस्ते करो, प्रणाम करो, अगर किसी गुरुजनों को आप रास्ते में देख रहे हैं तो नमस्ते सर, है ना, ऐसे। तो मतलब अपने बच्चे लोग को लोग सही मतलब कि गाइडेंस देते हैं, तो बच्चा भी उसके अनुसार ही, मतलब बड़े लोगों के बताए हुए अनुसार ही वो अपना व्यवहार करता है ना साथियों। अगला देख लेते हैं क्या है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। अब कन्वेंशनल स्टेज के भी दो पार्ट हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये पहला पार्ट हो जाएगा कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड गर्ल और गुड बॉय, है ना, गुड बॉय एंड गुड गुड गर्ल। इसमें क्या होता है कि दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बनाए रखना, है ना। अगर जैसे कोई टीचर है तो उसको वेरी गुड, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़की है ना, तो ऐसे बोलते हैं। मतलब इसमें इस उम्र में क्या रहता है, फील क्या होता है बच्चे को कि हर कोई के सामने वो अच्छा बन के रहना चाहता है ना। बच्चा जो है सबके सामने क्या रहना है, बन के रहना चाहता है, अच्छा लड़का, गुड गर्ल बन के रहना चाहता है, गुड बॉय बन के रहना चाहता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। इसी में है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे कानून तथा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। अब जैसे इसमें क्या बता रहा है कि बच्चा जो है समाज के अकॉर्डिंग अब अपनी नैतिकता रखेगा, कानून के समाज का कानून का, है ना। अब जैसे क्या होगा कि हमको पता है कि रेड लाइट अगर ट्रैफिक में लाइट में अगर जल रहा है तो हमको रोड क्रॉस नहीं करना है ना, क्योंकि ये कानूनी तौर पे है कि कानूनी व्यवस्था है कि अगर जब ग्रीन लाइट है तभी हम ट्रैफिक को पार करें, या तो फिर अगर थोड़ा सा येलो है, येलो टाइप में है तो अपनी जो गति है वो धीरे कर लें, है ना। अगर रेड लाइट है तो अपनी जो जहाँ पर है वहाँ पे रुक जाए। ऐसे क्या होगा कि एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर रेड लाइट में हम गए तो हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है, इस दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए वो कानून के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है। और उत्तर उत्तर रूढ़िगत नैतिकता मतलब पोस्ट हो जाएगा ना, पोस्ट, हाँ यहाँ पर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये क्या कब आता है साथियों, 13 प्लस, जब 13 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद ये आता है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें डिसीजन खुद का लेता है ना समाज की सुनेगा ना कानून की सुनेगा, सही क्या है और गलत क्या है ये चीज अपने आप से वो डिसाइड करने लगता है। अब ये जो उत्तर कन्वेंशन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसमें दिया है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या करता है कि इसमें किशोर यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए होता है ना। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। वो समाज के अकॉर्डिंग सोचेगा तो है, लेकिन अगर ऐसे नियम को नहीं कभी नहीं मानेगा जो मतलब कि किसी गलत धारणा से अगर है ना, तो वो उस चीज को नहीं मानेगा। वही चीज बोल रहा है इसमें, किशोर यह मानता है कि नियम बने हैं, है ना, वो लोगों के भलाई के लिए बनाई गई है ना। जो नियम भलाई के लिए बना है ना जी, भलाई के लिए बना रहता है। अगर उस नियम से किसी भी व्यक्ति का अगर नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अब मान के चलिए चौक है ना, चौक में किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया ना जी। अब जैसे चौक है, कोई बस जा रहा था और बस में से किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक बाइक वाला गया और जैसे एक साइड रेड लाइट था उसको रुकना था, वो बाइक में था और बस वाला सामने से आया उसको ठोक दिया।
अब जो अगल बगल के साथी रहेंगे वो देखते रहेंगे। आजकल तो ऐसा हो गया कि वो मोबाइल निकाले और वीडियो बनाना पहले चालू कर दिए, हेल्प करने के लिए कोई आता नहीं है सामने, है ना। तो क्या करना है, तो ऐसे नियमों को वहां पे तोड़ देगा। सबसे पहले अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट को उस नियम को वहां पे क्या करेगा, पालन नहीं करेगा। वो क्या करना चाहिए सबसे पहले उसको, कि जो एक्सीडेंट हुआ है व्यक्ति उसको उठा करके एम्बुलेंस को फोन करो, या तो फिर उसको मतलब पास में अगर कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल से उस व्यक्ति को पहुंचाना है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई नियम जो है भले के लिए है, अगर उस नियम का उल्लंघन हो रहा है कहीं पर, है ना, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए, है ना, वही चीज है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है क्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का, है ना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें क्या है, यूनिवर्सल इथिकल है ना। इसमें देख लेते हैं क्या बोलता है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। वही चीज बता रहा हूँ ना साथियों, वही चीज है जो अपन ऊपर में भी समझे थे, कि अगर कोई नियम बना हुआ है तो उसके भले के लिए बना है। अगर उस नियम का उल्लंघन हो रहा है और है ना, जैसे कि आजकल यारी दोस्ती में देखते हैं ना, जब किशोरावस्था रहता है तो हाँ, किशोरावस्था में क्या रहता है कि मतलब थोड़ा दो, अगर कोई शराबी है जैसे, तो शराबी अगर शराब पी लेता है तो बस बोलता है मेरे से ऊपर अब कोई नहीं है, आज जो होगा देखा जाएगा, है ना। अपने बाप को भी बोलेगा कि आज तेरा मतलब, अगर है साथ में अगर जो है शराबी, जैसे बाप बेटे हैं दोनों शराबी, तो क्या करेंगे कि गाड़ी दोनों लोड हैं पीछे, अब क्या बोलेगा, आपने छत्तीसगढ़ में जान रहे हो शराब का कितना वो है। अब क्या है, बाप बेटे दोनों पी लिए हैं शराब, है ना। अब शराब पी करके क्या बोलेंगे, दोनों में एकदम धुत है पी पा के। इसके बाद से वो बोलेंगे कि आज मतलब उसका बेटा बोलेगा कि आज तेरा भाई बाइक चलाएगा, ये कहावत है बहुत फेमस, है ना। तो ये चीज होता है। तो वही बोल रहा है इसमें, किशोर दूसरों के विचारों को भी नहीं मानेगा बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। वही चीज बता ना, जो बाप बेटा वाला शराबी वाला कहानी है, सेम सिचुएशन रहता है इसमें। अब इनकी जो मतलब कि सिद्धांत था उसका आलोचना भी हुआ था। आलोचना को किसने किया था, तो आलोचना देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आलोचना करना मतलब हर नियम का कोई ना कोई आलोचना किया ही किया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोल्हरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कौन किए थे, कैरोल कैरोल गिलीगन, है ना। ये जो थी कोल्हरबर्ग की ही स्टूडेंट थी, है ना, स्टूडेंट थी, इन्हीं की स्टूडेंट थी। इन्हीं ने इनका क्या किया था, जो सिद्धांत का उसका आलोचना किया था। उन्होंने अपने तर्क में दिया था कि कोल्हरबर्ग ने अपने प्रयोग में केवल पुरुषों को ही प्राथमिकता दिया था। तो क्या बोलना चाहिए कि आलोचना करने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था इनका, कि केवल और केवल अपने पुरुषों की प्राथमिकता दी थी, है ना। उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी, क्योंकि पुरुषों की सोचने समझने की कुछ अलग रहता है। और जैसे एक महिला है तो महिला का एक बच्चे के प्रति उसका लगाव अलग होता है और पुरुष का एक अलग होता है ना। इसीलिए यही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से इनका आलोचना हुआ था। किसने आलोचना किया था, कैरोल गिलीगन ने किया था, है ना, जो कि कोल्हरबर्ग की ही स्टूडेंट थी, है ना। ये मुद्दा क्या था इनका आलोचना करने का, कि इन्होंने कोल्हरबर्ग ने अपने सिद्धांत में केवल और केवल पुरुषों को ही प्राथमिकता दिया था, है ना साथियों। आशा करता हूँ साथियों कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे और जल्द ही इसका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे साथियों। अगर आप टेट का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, आपके लिए हम डेली ऐसे मेहनत करते रह रहे हैं, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे साथियों तो अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।